कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। एक न्यू वीडियो में सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे दलित जातियों के बारे में। दोस्तों, जो दलित शब्द है इसका मतलब क्या है? प्राचीन टाइम से ही जो दलित समाज है और उसके बाद मध्यकाल में दलित समाज, आधुनिक काल में दलित समाज की स्थिति क्या है? और दोस्तों, दलित थे वो कौन थे? आखिरकार उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता था? इस वीडियो में हम उसके बारे में आपको बताएंगे, जिक्र करेंगे। दोस्तों, आपको पता होगा कि ये यूट्यूब परिवार जो है हमारा जितना बड़ा होता जा रहा है दिनों दिन, और इस यूट्यूब परिवार पर हम भारत की जो जातियां हैं उनकी उत्पत्ति, उनके वंशज और इतिहास में उस जाति के बारे में क्या लिखा है, इन मुद्दों पर प्रतिदिन आपके साथ डिस्कस करते हैं। अगर कोई नए दोस्त जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल के प्रेस को जरूर नोट कर लें दोस्तों, क्योंकि हमारी जो मेहनत है इसी पर ही टिकी हुई है। शुरू करते हैं दोस्तों दलित जाति के बारे में। दलित अंग्रेजी शब्द डिस्प्रेस्ड क्लास का हिंदी अनुवाद है। भारत में वर्तमान समय में दलित शब्द का अनेक अर्थों में उपयोग होता है। वैसे तो इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं हो सकती, किंतु मोटे तौर पर उन वर्गों को दलित कहा जाता है जो वर्तमान में अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं। दलित शब्द का अर्थ है पीड़ित, शोषित और दबाया हुआ, और जिनका हक छीना गया था। मतलब दोस्तों, दलित उसको कहते थे जिनका हक जो है वो दूसरी जातियों के द्वारा छीन लिया गया था, या जिनका शोषण हुआ था, या दोस्तों जिनको जानबूझकर दबाया गया था, तो वो सब जातियां दलित जातियों के अंदर आती है। दलित शब्द का मतलब दोस्तों ये होता है। इस अर्थ में हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि सभी धर्मों में दलित वर्ग मौजूद है। तो इसका मतलब किसी जाति विशेष से नहीं है। हिंदुओं में भी दलित होते हैं, मुसलमानों में दलित होते हैं, ईसाइयों में भी दलित होते हैं दोस्तों, क्योंकि इनमें हर जातियों में एक जाति होती है जिनका दूसरी जो बड़ी जाति है वो शोषण करती है, उनको दबाती है और उनका हक छीनती है। तो जिनका हक छीना जाता है दोस्तों वो दलित है। सभी जातियों में ये होते हैं। वर्तमान समय में जिनको दलित समझा जाता है उनमें से अनेक वर्गों को पहले अछूत या अस्पृश्य माना जाता था। दोस्तों, मतलब दलित उस समुदाय से संबंध रखते थे जिनको अछूत मानते थे, अस्पृश्य मानते थे। मतलब दोस्तों, लोग जो थे वो अगर दलित व्यक्ति उसको छू लेता था तो भी उनको ऐसे लगता था कि वो अपवित्र हो चुके हैं। दोस्तों, पहले वो पवित्र थे, और जैसे ही दलित समाज के किसी व्यक्ति ने, किसी महिला ने, किसी बच्चे ने उनको अनजाने में ही कभी छू लिया हो तो उनको लगता है वो क्या हो चुके हैं, अपवित्र हो चुके हैं। फिर वो गंगा में स्नान करते हैं, अलग अलग जो प्रकांड है उसको अपनाते हैं अपने आप को शुद्ध करने के लिए। और दोस्तों ये भी है कि वो शुद्ध है तो गंगा में डुबकी लगा लेते हैं, स्नान कर लेते हैं, शुद्धिकरण हो सकते हैं घर में, चाहे किसी प्रकार का वो व्यवहार करते हो माता पिता से, अपनी बहन भाइयों से, अपनी पत्नी से। लेकिन अछूत के छूने पर वो क्या हो जाते हैं दोस्तों, जो है अछूत अछूत ने, मतलब जिसने दलित समाज के व्यक्ति ने छू लिया है तो वो क्या अस्पृश्य हो जाता है, मतलब अपवित्र हो जाता है। ये आप देख सकते हैं एक फोटो में दोस्तों, जिसके अंदर एक व्यक्ति जो है उसको पानी ऊपर से पिलाया जा रहा है ताकि ये इस मटके को और उस जो पानी पिलाने वाला जो बर्तन है उसको छू नहीं सके। ये जो सिचुएशन है दोस्तों ये दलित समाज की है। ये जो व्यक्ति पानी पी रहा है वो दलित समाज के अंदर है। इतनी छुआछूत होती थी, तो बहुत ज्यादा इनका शोषण हुआ है। अनेक प्रकार से दलित समाज का शोषण लगातार होता रहा है। दलित शब्द का शाब्दिक अर्थ है दलन किया हुआ। इनके तहत वह हर व्यक्ति आ जाता है जिनका शोषण, उत्पीड़न हुआ है। मतलब दोस्तों, जो भी दलित से शब्द है, दलित समाज है, उनका जो शोषण है, उत्पीड़न है, वो हर प्रकार से किया गया है। रामचंद्र वर्मा ने अपने शब्दकोश में दलित का अर्थ लिखा है मसला हुआ, मर्दित, दबाया हुआ, रोदा या कुचला हुआ, विनिष्ट किया हुआ। ये जो शब्द है दलित के लिए प्रयोग किए गए हैं। रामचंद्र वर्मा काफी अच्छे राइटर हैं, उनके शब्दकोश में ये लिखा हुआ है कि वो व्यक्ति जिनको दूसरी उच्च जातियों के वर्गों ने मसल दिया है या उनकी जो मर्दित कर दिया है, उनको दबाया गया है, रोदा गया है, कुचला गया है, वो व्यक्ति दलित थे। पिछले 6-7 दशकों में दलित पद का अर्थ काफी बदल गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आंदोलन के बाद यह शब्द हिंदू समाज व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर स्थित सैकड़ों वर्षों से अस्पष्ट समझी जाने वाली तमाम जातियों के लिए सामूहिक रूप से प्रयोग होता है। अब दलित पद अस्पष्ट समझी जाने वाली जातियों की थी। मतलब दोस्तों, पहले दलित का अलग अलग अर्थ लिया जाता था। उसके बाद संविधान के जनक और जननी दोनों कहा जाने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर के लगातार संघर्ष और प्रयास के द्वारा ये जो दलित शब्द है उसका अर्थ जो है निचले पायदान पर, जो निचले पायदान की जातियां थी उनसे लिया गया था। तो आप देख सकते हैं आगे आपके सामने एक फोटो दिया हुआ है, एक तस्वीर दिया हुआ है, उसके अंदर दलित समाज के कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं और इनका अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कार्य कर रहे हैं। और ये इनका काफी खूबसूरत तस्वीर आपके सामने
और इनके औजार भी आपके सामने नजर आ रहे होंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं। आंदोलन धर्मिता का परिचायक बन गया। भारतीय संविधान में इन जातियों को अनुसूचित जाति नाम से भी जाना जाता है। भारतीय समाज में वाल्मीकि या भंगी को सबसे नीची जाति समझा जाता रहा है और उसका पारंपरिक पेशा मानव मल की सफाई करना होता है। परंतु आज के समय में इस स्थिति में बहुत बदलाव आया है। दलित का अर्थ शंकराचार्य ने मधुरा कष्टम में द्वैत से लिया है। उन्होंने दलित मधुर कहकर श्री कृष्ण को संबोधित किया है। शंकराचार्य ने दलित मधुर कहकर भगवान श्री कृष्ण को संबोधित किया है। आगे आप देख सकते हैं, ये एक बहुत ही भयानक तस्वीर है दोस्तों, जिसके अंदर दलित समाज के कुछ व्यक्ति जो है वो नीचे बैठे हुए हैं। यहाँ खाना बनता है दोस्तों, और यहाँ कुछ व्यक्ति ऊपर हैं और वो व्यक्ति इन दलित समाज के व्यक्तियों को खाना देंगे, लेकिन इनके बर्तनों को छूना नहीं चाहिए। अब ये व्यक्ति किस प्रकार खाना खाएंगे आप सोच सकते हैं, बर्तनों को छूना नहीं है। तो बहुत ही दयनीय स्थिति है, किस प्रकार ये बेचारे अपने वर्क करने के बाद भी खाने के लिए तरस रहे हैं। दलित समाज का ये फोटो आपके सामने है। आज दलितों को भारत में जो भी अधिकार मिले हैं उसकी पृष्ठभूमि इसी शासन की देन थी। यूरोप में हुए पुनर्जागरण और ज्ञानोदय आंदोलन के बाद मानवीय मूल्यों का महिमा मंडन हुआ। यही मानवीय मूल्य यूरोप की क्रांति के आदर्श बने। इन आदर्शों के जरिए ही यूरोप में एक ऐसे समाज की रचना की गई जिसमें मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता दी गई। ये अलग शब्द है कि औद्योगिकीकरण के चलते इन मूल्यों की जगह सबसे पहले पूंजी ने भी यूरोप में ली, लेकिन इसके बावजूद यूरोप में ही सबसे पहले मानवीय अधिकारों को कानूनी मान्यता दी गई। इसका सीधा असर भारत पर पड़ा लाजमी था और पड़ा भी। इसका सीधा सा असर हम भारत के संविधान में देख सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से लेकर सभी अनुच्छेद इन्हीं मानवीय अधिकारों की रक्षा करते हुए नजर आते हैं। भारत में दलितों की कानूनी लड़ाई लड़ने का जिम्मा सबसे सशक्त रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उठाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित समाज के प्रणेता हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने सबसे पहले देश में दलितों के लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों की पैरवी की। अंबेडकर साहब का यह मानना था कि दलितों के लिए सबसे पहले उनकी जो समाज व्यवस्था है उसमें, और जो पॉलिटिकल्स पार्टियां जो है, राजनीतिक है, राजनीतिकरण जो हो रहा है, और जो इकोनॉमी है, आर्थिक अधिकार है, उन पर किस प्रकार दलितों के लिए पैरवी की जाए, उनका अधिकार इनमें किस प्रकार तय किया जाए, ये सबसे पहला मुद्दा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित समाज के लिए उठाया। आप देख सकते हैं एक आगे वाला तस्वीर के अंदर, जिसमें दलित समाज की कुछ महिलाएं हैं, एक छोटे से मकान के अंदर रह रही है। और आप दोस्तों मान सकते हैं कि ये जब बारिश का मौसम होता है तो इन मकानों में रहना कितना दुर्भाग्यवंश होता है। आज भारत स्वतंत्र हो चुका है और जगह जगह सभी प्रकार के मकान व्यवस्था चल रही है, लेकिन इन दलित समाज के प्रति जो रुझान है वो भी सरकार को काफ़ी अच्छा एट्रैक्टिव रखना चाहिए, ताकि इन लोगों का जो भरण पोषण है वो सही तरीके से हो पाए। साफ दौर भारतीय समाज के तात्कालिक स्वरूप का विरोध और समाज के सबसे बड़े और तिरस्कृत लोगों के अधिकारों की बात की। राजनीतिक और सामाजिक हर रूप में इसका विरोध संभाविक था। यहां तक कि महात्मा गांधी भी इन मांगों के विरोध में कूद पड़े। बाबा साहब ने मांग की कि दलितों को अलग प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये दलित राजनीति में आज तक की सबसे सशक्त और प्रबल मांग थी। देश की स्वतंत्रता का बीड़ा अपने कंधे पर मानने वाली कांग्रेस की सांसें भी इस मांग पर थम गई थी। कारण साफ था, समाज के ताने बाने में लोगों का सीधा स्वार्थ निहित था और कोई भी इस ताने बाने में जरा सा भी बदलाव नहीं करना चाहता था। महात्मा गांधी जी को इसके विरोध की लाठी बनाया गया और बैठा दिया गया अमर अनशन पर। अमर अनशन वैसे ही देश के महात्मा गांधी के सबसे प्रबल हथियार थे। वो इस हथियार को आए दिन अपनी बातों को मनाने के लिए प्रयोग करते रहते थे। महात्मा गांधी के लिए सबसे बड़ा हथियार माना जाता है अमर अनशन। अमर अनशन जैसे ही होता था तो अपनी बात को स्टिक रूप से वो समाज के सामने रखते थे और अमर अनशन को देखते हुए उनकी बात को बहुत तवज्जो दी जाती थी और लगभग उनकी बात को माना जाता था। आगे आप दोस्तों देखेंगे एक तस्वीर दी हुई है। इस तस्वीर के अंदर कुछ दलित समाज जो है उनको चयनित किया गया। यहाँ पर दलित समाज का ये पूरा तस्वीर लिया गया है, जिसमें इनकी जो दयनीय स्थिति है काफ़ी नाजुक है और ये अपना भरण पोषण करने के लिए यहाँ दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, लेकिन फिर भी अछूत असपष्टता जो स्थिति है वो इनके साथ है। भारत के अधिकांश क्षेत्रों के अंदर बनी हुई है आज भी। बाबा साहब किसी भी कीमत पर इस मांग से पीछे नहीं हटना चाहते थे। वो जानते थे कि इस मांग से पीछे हटने का सीधा सा मतलब था दलितों के लिए उठाई गई सबसे महत्वपूर्ण मांग के खिलाफ में हामी भरना, लेकिन उन पर
चारों ओर से दबाव पड़ने लगा और अंततः पूना पैक्ट के नाम से एक समझौते में दलितों के अधिकारों की मांग को धर्म की दुहाई देकर समाप्त कर दिया गया। इन सब के बावजूद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हार नहीं मानी और समाज के निचले तबकों के लोगों की लड़ाई जारी रखी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रयासों का ही यह परिणाम है कि दलितों के अधिकार को भारतीय संविधान में जगह दी गई। यहां तक कि संविधान के मौलिक अधिकारों के जरिए भी दलितों के अधिकारों की रक्षा करने की कोशिश की गई। हालांकि साहित्य में दलित वर्ग की उपस्थिति बौद्ध काल में मुखरित रही है, किंतु एक लक्षित मानवाधिकार आंदोलन के रूप में दलित साहित्य मुख्य 20वीं सदी की देन है। दलित साहित्य से तात्पर्य है दलित जीवन और उसकी समस्याओं पर लेखन को केंद्र में रखकर हुए साहित्य आंदोलन से है। दलितों को हिंदू समाज व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर होने के कारण न्याय, शिक्षा, समानता और स्वतंत्रता आदि मौलिक अधिकारों से भी वंचित रखा गया। उन्हें अपने ही धर्म में अछूत या अस्पृश्य माना गया। दलित साहित्यकारों में अनेकों ने दलित पीड़ा को कविता की शैली में प्रस्तुत किया। कुछ विद्वान 1914 में सरस्वती पत्रिका में हीरा डोम द्वारा लिखित अछूत की शिकायत को पहली दलित कविता मानते हैं। कुछ अन्य विद्वान स्वामी अच्युतानंद हरिहर को पहला दलित कवि कहते हैं। उनकी कविताएं 1910 से 1927 तक लिखी गई। उसी श्रेणी में 40 के दशक में बिहारी लाल हरित ने दलितों की पीड़ा को कविताबद्ध नहीं किया और पितु अपनी भजन मंडली के साथ दलितों को जागृत भी किया। दलितों की दुर्दशा पर बिहारी लाल हरित ने लिखा भी है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, आगे का जो तस्वीर है उसमें साफ झलक रहा है। दलित महिलाओं को लेकर एक अलग से तस्वीर आपके सामने लेके आए हैं। तो किस प्रकार ये अपना भरण पोषण करने के लिए, अपना जो अधिकार है उसके लिए जो बड़े लोगों के पास होता है, उसमें से खुद का अधिकार पाने के लिए किस तरह से लाइन में, झुंड में ये लगे हुए, अब इनका कितना अधिकार है, कितना इनको मिलना चाहिए, ये सब एक मुद्दा है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा सबसे पहले उठाया गया था। 1 रुपए में जमींदार के 16 आदमी भर्ती, रोजाना भूखे मरते हैं, मुझे कहे बिना ना सरती, दादा का कर्ज पोते से नहीं उतरने पाए, 3 रुपए में जमींदार के 70 साल कमाए। ये एक भजन मंडली का कविताएं हैं। 1 रुपए में जमींदार के 16 आदमी भर्ती, 1 रुपए में जमींदार जो है वो 16 आदमी को भर्ती करता था। रोजाना भूख मरते, मुझे कहे बिना न सरती, भाई डेली भूख लगती है, भूखे मरते हैं, इसलिए मैं कहे बिना नहीं रह सकता। दादा का कर्ज, जो दादा के टाइम का कर्ज था वो पोते से चुकाया नहीं जाता, और 3 रुपए के अंदर जमींदार के 70 साल कमाया। हरि का अर्थ है ईश्वर या भगवान और जन का अर्थ है लोग। महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग हिंदू समाज के उन समुदायों के लिए करना शुरू किया था जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत माने जाते थे। इनके साथ उच्च जाति के लोग छुआछूत का व्यवहार करते थे, अर्थात उन अछूत समझा जाता था। सामाजिक पुनर्निर्माण और उनके साथ भेदभाव समाप्त करने के लिए ही गांधी ने उन्हें ये नाम दिया, और बाद में उन्होंने हरिजन नाम से एक समाचार पत्र भी निकाला जिसमें इस सामाजिक बुराइयों के लिए वह नियमित लेख लिखते थे। लेकिन अब हरिजन शब्द को प्रतिबंधित कर दिया गया। हरिजन शब्द के स्थान पर अनुसूचित जाति का इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया। हरिजन शब्द पाकिस्तान के दलितों के लिए भी प्रयुक्त होता है, जिन्हें हरि कहा जाता है और जो मिट्टी के झोंपड़े बनाने के लिए जाने जाते हैं। तो ये दोस्तों सभी हरिजन जो फोटो हैं वो आपके सामने लास्ट में कलेक्ट करके रखे हैं। ये सभी दलित समाज के फोटो हैं। तस्वीर बहुत अच्छी लगी होगी, दयनीय स्थिति में ये लोग हैं सब। इनको देख के लगता है, तस्वीर से काफ़ी रोना आता है दोस्तों। दलित समाज की स्थिति को देखते हुए बहुत ही दर्द अपने दिल में समाये हुए रखे हैं इन लोगों ने। किस प्रकार लोगों ने इनकी आलोचना की है। इनकी हड्डियों में भी खून है, और अमीर व्यक्तियों की हड्डियों में, उच्च जाति के व्यक्तियों में खून है। फिर भी इतना ही एक ही क्षेत्र में रहने के बाद, एक ही देश में रहने के बाद इतना भेदभाव इन जातियों के साथ किया गया था। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने बात की है दलित जो जाति थी, दलित जो शब्द था, इसका मतलब क्या था। दलित कोई एक जाति विशेष नहीं थी, ये सभी जातियों में है, चाहे हिंदू में, मुसलमानों में, ईसाइयों में, सिखों में, सभी में दलित समाज है। निचले तबके का समाज है जिसका उच्च जाति के लोग जो है उनको दबाने की कोशिश करते हैं, उनका शोषण करते हैं और उनका हक छीनने की कोशिश करते हैं। ये लगातार होता रहता है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें दोस्तों। नए दोस्त जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और पुराने दोस्त हैं वो वीडियो को शेयर करें ताकि सभी तक ये मैसेज पहुंच पाए। दोस्तों ये यूट्यूब परिवार आपके साथ लगातार भारत की जातियों को लेकर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, और आप सभी दोस्तों का भी रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। इसकी वजह से हम लगातार अपना प्रयास जो है वो लगातार रख रहे हैं आपके सामने। तो आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगता है दोस्तों।
धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाजत दें। धन्यवाद।